बंसीलाल सरोज ने रेलवे की नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद बड़ा सा मकान बनवाया जिसमें वह अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। उनके पूरे परिवार में पत्नी, 2 बेटे, 1 बेटी और बहू थी। गांव में बंसीलाल के पास खेती की जमीन थी जिस पर उनका बड़ा बेटा रणजीत सब्जी की खेती करता था। खेती के साथ साथ रंजीत अपने मामा के साथ मिलकर होटल भी चलाता था, जबकि छोटा बेटा राकेश कानपुर में बिजली विभाग में नौकरी करता था। वह कानपुर में ही रहता था। महरौड़ा में 9-10 कमरों का अपना शानदार मकान होने के साथ साथ बंसीलाल के पास गांव से कुछ दूर भटेरवा में दूसरा मकान भी था। रात में वह उसी मकान में सोया करते थे। बंसीलाल के परिवार की गाड़ी जिंदगी रूपी पटरी पर हंसी खुशी से चल रही थी। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। दोनों बेटे अपने अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे, जबकि वह खुद इतनी पेंशन पाते थे कि अकेले अपने दम पर पूरे परिवार का खर्चा उठा सकते थे। बड़ा बेटा रंजीत कुमार सुबह होने पर खेतों पर चला जाता था, फिर दोपहर में उसे वहां से होटल पर जाना होता था, जहां से वह रात में वापस लौटता था और खा पी कर सो जाता था। यह उसकी रोज की दिनचर्या थी। रंजीत की 3 बेटियां थी, 10 साल की माया, 7 साल की क्षमा और 3 साल की स्वाति। वह अपनी बेटियों को दिलो जान से चाहता था और उन्हें बेटों की तरह प्यार करता था। उनकी बेटियां भी अपनी माँ से ज्यादा पिता को चाहती थीं। व्यवहार कुशल रंजीत गांव में सभी को अच्छा लगता था। वह जिससे भी मिलता हंसकर ही बोलता था। खेती और होटल के काम से उसे फुर्सत नहीं मिलती थी। उसे थोड़ा बहुत जो समय मिलता उसे वह अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारता था। रात होने पर रंजीत कुमार रोज की तरह होटल से घर आया तो उसकी पत्नी सरिता ने उसे खाने का टिफिन पकड़ाते हुए बोली, लो जी, दूसरे मकान पर बाबूजी को खाना दे आओ। आज काफी देर हो गई है, बाबूजी इंतजार कर रहे होंगे। आप खाना देकर आओ, तब तक मैं आपके लिए खाने की थाली लगा देती हूँ। पत्नी के हाथ से खाने का टिफिन लेकर रंजीत दूसरे मकान पर चला गया, जहाँ उसके पिता बंसीलाल रात में सोने जाया करते थे। उनका रात का खाना अक्सर उसी मकान पर जाया करता था। रंजीत उन्हें खाना देकर जल्दी लौट आया और घर आकर खाना खाने बैठ गया। खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में सोने चला गया। रंजीत की माँ, पत्नी सरिता, बहन सोनी और रंजीत की तीनों बेटियां बरामदे में सो रही थी। रंजीत सोते समय अपने कमरे का दरवाजा खुला रखता था। उस दिन भी वह अपने कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर सोया था। देर रात पीछे से चारदीवारी फांदकर किसी ने रंजीत के कमरे में प्रवेश किया और पेट पर धारदार हथियार से वार करके उसे मौत की नींद सुला दिया। उस पर इतने वार किए थे कि उसकी आंतें बाहर आ गई थी। रंजीत की मौके पर ही मौत हो गई थी। आनन फानन में घर वाले उसे अस्पताल लेकर भागे, लेकिन वहां डॉक्टरों ने रंजीत को देखते ही मृत घोषित कर दिया। रंजीत की हत्या होने की खबर आसपास के गांव तक पहुंची तो तमाम लोग एकत्रित हो गए। हत्या को लेकर लोगों में आक्रोश था। आक्रोश के साथ साथ भीड़ भी बढ़ती गई। महिलाएं और बच्चे भी भीड़ में शामिल थे। आक्रोशित भीड़ ने गांव के बाहर मेन रोड पर पहुंचकर मार्ग जाम कर दिया। दोनों तरफ आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। गुस्से के मारे लोग पुलिस के विरोध में नारे लगाने के साथ साथ हत्यारों को गिरफ्तार करने और उसकी बीवी को मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे थे। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंच गई, जहां भीड़ जाम लगाए हुए थी। जाम के चलते इंस्पेक्टर ने धरने पर बैठे गांव वालों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अपना प्रयास विफल होता देख उन्होंने अपने उच्चाधिकारियों को वहां की स्थिति बताकर पुलिस फोर्स भेजने को कहा, ताकि कोई अप्रिय घटना न घट सके। वायरलेस पर सड़क जाम की सूचना प्रसारित होते ही पड़ोसी थानों जिगना, गयपुरा और अष्टभुजा पुलिस चौकी के अलावा जिला मुख्यालय से भी पुलिस पहुंची और पीएससी ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया। कुछ ही देर में पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने ग्रामीणों को विश्वास दिलाया कि रंजीत के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। काफी समझाने के बाद ग्रामीण मान गए और उन्होंने धरना समाप्त कर दिया। इसके साथ ही धीरे धीरे जाम भी खत्म हो गया। जाम समाप्त होने के बाद पुलिस ने हत्यारों को हर हाल में जल्द से जल्द गिरफ्तार करके इस केस को खोलने का सख्त निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक के सख्त तेवरों को देखकर अफसर जी जान से जांच में जुट गए। इस केस की नए सिरे से छानबीन करते हुए मृतक रंजीत के पिता बंसीलाल से पूछताछ करनी जरूरी समझी। इसके लिए वह महरौड़ा स्थित बंसीलाल के घर पहुंचे, जहां उन्होंने बंसीलाल से एकांत में बात की। इस बातचीत में उन्होंने रंजीत से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी जुटाई। बंसीलाल सभी बातों में एक बात चौंकाने वाली थी, जो रंजीत की पत्नी सरिता से संबंधित थी। पता चला कि उसका चाल चलन ठीक नहीं था। इस संबंध में रंजीत के पिता बंसीलाल ने इशारों में काफी कुछ कह दिया था। इस जानकारी से इंस्पेक्टर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने पूछताछ के लिए मृतक रंजीत की पत्नी सरिता और उसके चचेरे भाई बलराम को थाने बुलाया, लेकिन इन दोनों ने कुछ खास नहीं बताया। दोनों बार बार खुद को बेगुनाह बताते रहे। बलराम रंजीत का भाई होने का नाता तो सरिता पत्नी होने का वास्ता देती रही। दोनों की घड़ियाली आंसुओं को देखकर इंस्पेक्टर ने उस दिन उन्हें छोड़ दिया, लेकिन उन पर नजर रखने लगे।
इसी बीच उनके एक खास मुखबिर ने सूचना दी कि सरिता और बलराम भागने के चक्कर में हैं। मुखबिर की बात सुनकर बिना समय गंवाए सरिता को थाने बुलवा लिया, साथ ही उसके चचेरे देवर बलराम को भी उठवा लिया। थाने लाने के बाद दोनों से अलग अलग पूछताछ की गई। पूछताछ के लिए पहला नंबर सरिता का आया। वह पुलिस को घुमाने का प्रयास करते हुए अपने सुहाग का वास्ता देकर बोली, साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं, भला कोई अपने ही हाथों से अपने सुहाग को उजाड़ेगा क्या? साहब जरूर किसी ने आपको बहकाया है, आखिरकार मुझे कमी क्या थी जो मैं ऐसा करती। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि इंस्पेक्टर बोले, देखो सरिता तुम ज्यादा सती सावित्री बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि सब कुछ सच सच बता दो, वरना मुझे दूसरा तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। लेकिन सरिता पर उनकी बातों का जरा भी असर नहीं पड़ा। वह अपनी ही रट लगाई हुई थी। सरिता के बाद उसके चचेरे देवर बलराम से मुखाबित हुए। हाँ तो बलराम तुम कुछ बोलोगे या तुमसे भी बुलवाना पड़ेगा? मतलब मैं कुछ समझा नहीं साहब। नहीं समझे तो समझ जाओ। मुझे यह बताओ कि तुमने रंजीत को क्यों मारा? साहब आप यह क्या कह रहे हैं? रंजीत मेरा भाई था, भला कोई अपने भाई की हत्या क्यों करेगा? मेरी उससे खूब पड़ती थी, उसके मरने का सबसे ज्यादा गम मुझे ही है और आप मुझे ही दोषी ठहराने पर तुले हुए हैं। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक इंस्पेक्टर अशोक कुमार का झनाटेदार थप्पड़ उसके बाएं गाल पर पड़ा। वह अपना चेहरा छिपाकर बैठ गया। अभी वह कुछ सोच ही रहा था कि इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह बोले, बलराम भाई प्रेम को लेकर तुम्हारी जो सक्रियता थी वह मैं देख रहा था। तुम्हारा प्रेम किससे और कितना था यह सब भी मुझे पता चल चुका है। तुमने रंजीत को क्यों और किसके लिए मारा वो भी तुम्हारे सामने है। उन्होंने सरिता की ओर इशारा करते हुए कहा तो बलराम की नजरें झुक गई। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बनाई गई कहानी का अंत इतनी जल्दी हो जाएगा और पुलिस उससे सच उगलवा लेगी। तीर निशाने पर लगा देख इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह ने बिना देर किए तपाक से कहा, अब तुम्हारी भलाई इसी में है, दोनों साफ साफ बता दो कि रंजीत की हत्या क्यों और किस लिए की, वरना मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। सरिता और बलराम ने खुद को चारों ओर से घिरा देखकर सच्चाई बोलने में ही अपनी भलाई समझी। पुलिस ने दोनों को विधिवत गिरफ्तार करके पूछताछ की तो रंजीत के कत्ल की कहानी परत दर परत खुलती गई। बलराम ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि न जाने कैसे रंजीत को उसके और सरिता के प्रेम संबंधों की जानकारी मिल गई थी। फलस्वरूप वह उन दोनों के संबंधों में बाधक बनने लगा था, यहाँ तक कि उसने बलराम को अपनी पत्नी से मिलने के लिए मना कर दिया था। इसी के मद्देनजर सरिता और बलराम ने योजनाबद्ध तरीके से रंजीत की हत्या की योजना बनाई। योजना के मुताबिक बलराम ने घर में घुसकर बरामदे में सोए रंजीत की चाकू भोंककर हत्या कर दी। बलराम की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू घर से 200 मीटर दूर गेहूं के खेत से बरामद कर लिया। सरिता और बलराम ने स्वीकार किया कि जिस चाकू से रंजीत की हत्या की गई थी उसे बलराम ने हत्या से एक दिन पहले ही गांव के एक लोहार से बनवाया था। पुलिस ने उस लोहार से भी पूछताछ की तो उसने इसकी पुष्टि की। पुलिस लाइन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि रंजीत सरोज की पत्नी के अवैध संबंध उसके चचेरे भाई बलराम से पिछले 5 वर्षों से थे। रंजीत ने दोनों को एक बार रंगे हाथों पकड़ा था। उस वक्त घर वालों ने गांव में परिवार की बदनामी की वजह से इस मामले को घर में ही दबा लिया था, साथ ही दोनों को डांटा फटकारा भी था। रंजीत ने बलराम को घर में आने से मना भी कर दिया था। इससे सरिता अंदर ही अंदर जलने लगी थी। उसे चचेरे देवर से मिलने की कोई राह नहीं सूझी तो उसने बलराम के साथ मिलकर पति की हत्या की योजना तैयार की ताकि पिछले 5 सालों से चल रहे प्रेम संबंध चलते रहें। अपना जुर्म कबूल करते हुए अवैध संबंधों में हत्या की बात मानी और बलराम का नाम शामिल करके दोनों को जेल भेज दिया गया। दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।